Hi all, Vikram here. You're welcome in my YouTube channel Stock Market News. So in today's video I will do the fundamental analysis of Bank of Maharashtra. ठीक है, तो आज इस वीडियो में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अदर स्टॉक्स का एनालिसिस होता है और जो बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस होता है उसमें ना बहुत डिफरेंस होता है। बहुत से लोग जो एनालिसिस करते हैं वो जैसे अदर स्टॉक्स का करते हैं ना, वैसे ही बैंकों के स्टॉक्स का भी एनालिसिस करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैंक का जो हम एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट रेशियोज़ होते हैं जिनको ना हम मिस कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में वही रेशियो, जो इम्पोर्टेंट रेशियोज़ होते हैं इन टर्म्स ऑफ बैंक या एनबीएफसीज, तो हम उसको देखेंगे, आज उनको स्टडी करेंगे। और मैं आपको आज इस रेशियोज़ के बारे में बता दूंगा ताकि आप खुद से भी बैंकिंग स्टॉक्स का ना एनालिसिस कर पाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं फाइनेंशियल डाटा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16,695 करोड़ का है, जो कि ठीक ठाक मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कह सकते हैं। अब सेकंड जो है वो कासा परसेंटेज है। कासा, पहले मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि कासा होता क्या है। कासा होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। मतलब क्या है कि बैंक के पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से कितने डिपॉजिट्स आए हैं। मान के चलिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास अगर 100 रुपये का ये डिपॉजिट्स हैं, तो उसमें 53.99% ना करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आए हैं। तो जिस बैंक का जितना ज़्यादा कासा हो परसेंटेज होता है, हम उस बैंक को ना उतना अच्छा मानते हैं। अब क्यों मानते हैं आपको ये चीज़ मैं बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है, करंट अकाउंट पे तो बैंक को कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं होता है। सेविंग अकाउंट पे 3% से 5% तक का रिटर्न, 3% पे डिफरेंट बैंक डिफरेंट देते हैं। मतलब क्या है, ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि जो सेविंग अकाउंट पे बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब क्या है कि बैंकों के पास जितने कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए वो उतना ही अच्छा होता है। इसीलिए हम कासा को अच्छा मानते हैं। जिस बैंकों का जितना अच्छा कासा होता है तो उतना अच्छा मानते हैं। अब बहुत सारी बैंकें क्या करती हैं कि अपना कासा परसेंटेज बढ़ाने के लिए सेविंग अकाउंट्स पे हाई इंटरेस्ट देती हैं। ठीक है, तो यही सब प्रोसेस है कि कासा परसेंटेज अच्छा हो तो हम उस बैंक को अच्छा मानते हैं। अब आपको मैं बताऊँ तो पी जो है 30.34 का है। ज़्यादा हाई नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब कि चीप से थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब कि एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा पी है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर मैं बात करूँ तो 4,897 करोड़ का है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बहुत अच्छा है। ओके, सो चलिए और अब हम और थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट जो रेशियोज़ हैं उन पे बात कर लेते हैं। एनपीए परसेंटेज क्या होता है। नेट एनपीए मतलब क्या होता है, कंपनी जो भी मतलब कि लोन देती है। मान चलो कि कंपनी ने 100 रुपये का लोन दिया, ठीक है, तो उसमें से जितना पैसे ना नहीं वापस आते हैं, बेसिकली हम उनको ना एनपीए कहते हैं। एनपीए मतलब क्या है, नॉन पेएबल एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। किसी भी बैंक के टर्म्स में या फिर किसी भी बैंक को एनालाइज करते समय ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है कि कंपनी कितना रुपये दे रही है और कितना रुपये वापस नहीं ला पा रही है। आप बड़े बड़े बैंकों का देखोगे, अगर आप HDFC बैंक का देखेंगे तो इनका एनपीए जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्योंकि वो ना लोन देने में ना एक्सपर्टाइज होते हैं उनके पास कि हम कहाँ लोन देंगे, किसे लोन देंगे, तो हम और कैसे वापस ले सकते हैं। तो हम अगर बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के केस में, तो पिछले 5 सालों में 7.15% का एनपीएज रहा है। मान के चलो कि पिछले 5 सालों में कंपनी 100 रुपये देती थी तो 7 रुपये वापस नहीं आते थे। वो धीरे धीरे घट रहा है। मतलब क्या है, कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। पिछले 3 सालों में 4.26% था और पिछले 1 ईयर में 2.48% था। ठीक है, मान के चलिए 100 रुपये में से 2 रुपये 48 पैसे कंपनी को वापस नहीं मिले, सॉरी बैंक को वापस नहीं मिले। ठीक है, तो यही होता है कि आपका जो एनपीए होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि एनआईएम मतलब क्या है ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, पिछले 5 साल के अगर मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। कंपनी में चल रहा है 2.47% से 2.63%। ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना परसेंट ज़्यादा होता है उतना हम आपको अच्छा कह सकते हैं किसी भी बैंक को, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी आई थिंक सो आपको पता ही होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 5 साल और 3 साल में अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले 1 ईयर में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है। पिछले 2-3 सालों में, अगले 2-3 सालों में कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। अब आपको मैं एडवांस ग्रोथ के बारे में बता दूँ। ये भी एक बहुत अच्छा रेशियोज है, परसेंटेज कह लो। कोई बैंक कितनी फास्ट से ग्रोथ कर रही है, इसे हम एडवांस ग्रोथ से
से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई बैंक कैसे ग्रोथ करेगी, जितना ज़्यादा लोन बांटेगी उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा लोन देगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा तो उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ठीक है। अब पैसे कहाँ आएंगे लोन देने के लिए, तो उसे वहाँ से ना कैपिटल कहाँ से आएंगे, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब क्या होता है, किसी बैंक के पास कितने रुपए हैं एडवांस में या ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। कंपनी के पास से जितना ज़्यादा ये CAR होगा किसी भी बैंक के टर्म में, वो उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब मैं कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज़ की बात कर लूँ तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी 3.91% है, ठीक है। मतलब कि जितने भी कर्ज वर्ज लेने में कंपनी को जो कॉस्ट आई है, जितने भी कंपनी को डिपॉजिट लेने में कंपनी को कॉस्ट आई है, ठीक है, उसे हम कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज़ कहते हैं। मान चलिए 100 रुपये में से अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास अगर 100 रुपये के डिपॉजिट्स आए हैं तो 3.91% रुपीज़ इनको उस पर डिपॉजिट लेने में इनको, या फिर आप इंटरेस्ट देने में कह लो, इंटरेस्ट जो देते हैं तो इसी को हम कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे रेशियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं और हर जगह से हर रेशियोज़ में मेरे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। आई एम प्रिटी श्योर कि मैं कुछ अपकमिंग टाइम में इनमें इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इसे बड़े बड़े बैंकों से कंपेयर कर सकते हैं, HDFC से, ICICI से। ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत बड़ी बैंक है, नॉट इवन इंडिया ओनली, ठीक है। वर्ल्ड के अच्छे बैंकों में इनकी गिनती होती है HDFC की अगर बात करें तो आप वहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं और चीज़ों को ना और बेहतर तरीके से ना आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कंपैरिजन के साथ मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बनाऊँगा इस पर कंपेयर करके, ठीक है। ये आपकी मैंने जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एनालिसिस किया है, फंडामेंटल एनालिसिस, वो आपको कैसा लगा, ठीक है। और क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है अपकमिंग टाइम में, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा यस, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। कंपनी हर जगह सही है, कंपनी के पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत अच्छा है, NPS भी कम हो रहे हैं धीरे धीरे, कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है 46.81% का। तो फिक्स है कि अपकमिंग टाइम में अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस कि ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, ठीक है। और इन्वेस्ट हमें करना चाहिए, ये मेरी एनालिसिस है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपनी एनालिसिस भी ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।